1963 से पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार रहने लगे थे। अतः कांग्रेस के अंदर यह सवाल उठने लगा कि नेहरू के बाद देश के शासन की बागडोर कौन संभालेगा। कुछ लोगों को यह शक था कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार पैदा हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि जिस लोकतंत्र की स्थापना नेहरू ने की थी, नेहरू की मृत्यु के बाद जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वह उसे बनाकर भी रख पाएगा या नहीं। क्या पता वह प्रधानमंत्री बनते ही तानाशाह बन जाए। ऐसे अनेक प्रश्नों के बीच 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री कुर्सी खाली नहीं रह सकती थी, इसलिए गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। जिस समय नेहरू जी का निधन हुआ उस समय के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने अगले प्रधानमंत्री के लिए पार्टी के अन्य नेताओं से सलाह ली तो सभी ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुझाया। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री रह चुके थे। अपने आखिरी सालों में नेहरू जी उन पर काफी भरोसा भी करने लगे थे। इसके अलावा शास्त्री जी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। इन्हीं विशेषताओं के कारण लाल बहादुर शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस प्रकार नेहरू की मृत्यु पर जो सवाल उठ खड़े हुए थे उन्हें बड़ी आसानी से सुलझा लिया गया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। पहली समस्या अनाज की कमी की थी। देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। बिहार में तो स्थिति बद से बदतर हो गई थी। इस राज्य में उस समय एक व्यक्ति को अपने प्रतिदिन के भोजन से 1200 कैलोरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि एक सामान्य आदमी को अपने प्रतिदिन के भोजन से 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए। अनाज की कमी के कारण शास्त्री जी को देश की जनता से एक वक्त का भोजन न करने की अपील करनी पड़ी। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। दूसरी समस्या भारत पाक युद्ध 1965 की थी। 1962 में भारत चीन युद्ध में जब भारत की बुरी तरह से हार हुई तो पाकिस्तान को भी लगने लगा कि वह भारत को हरा देगा। इसलिए 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। शास्त्री जी छोटे कद के एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन इरादों के पक्के थे। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अनाज की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को अधिक उपज देने वाले बीजों का आविष्कार करने के लिए कहा। कृषि का मशीनीकरण किया गया। इन सब प्रयत्नों के कारण भारत में हरित क्रांति आई और भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना। पाकिस्तान आक्रमण का जवाब देने के लिए शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दी। भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की दखलंदाजी से युद्ध बंद हो गया। युद्ध तो बंद हो गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी बना हुआ था। अतः दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सोवियत संघ ने मध्यस्थता करने की पेशकश की। सोवियत संघ के सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मिले। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उसी रात रहस्यमयी ढंग से शास्त्री जी का निधन हो गया। बाद में उनके निधन का कारण हृदय गति रुक जाना बताया गया। शास्त्री जी थोड़े समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से देश को संभाला वह काबिले तारीफ है। 10 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण एक बार फिर कांग्रेस के सामने यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब की बार देश के शासन की बागडोर किसे सौंपी जाए। लेकिन अब की बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, युवा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री रह चुकी थी। इसके अलावा वे कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सिंडिकेट का अपना स्वार्थ भी था। सिंडिकेट को लगता था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इंदिरा गांधी को कोई खास अनुभव न होने के कारण वे दिशा निर्देश के लिए उन पर निर्भर रहेगी और उन्हीं के इशारों पर काम करेगी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सका। कांग्रेस के एक और नेता श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के
मुख्यमंत्री रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री का पद भी संभाल चुके थे। क्योंकि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया था, इसलिए दिखावे के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए गुप्त मतदान करवाया गया। इस चुनाव में कांग्रेस के 2/3 सांसदों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए और इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 10 जनवरी 1966 से 23 जनवरी 1966 तक गुलजारीलाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इंदिरा गांधी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जमने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही उन्हें 1967 के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। उस समय देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, देश कई समस्याओं से जूझ रहा था। जैसे देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। 1965 के भारत पाक युद्ध में पैसा देश के आर्थिक विकास पर न लगाकर युद्ध पर लगाना पड़ा था। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया था। इन सब परिस्थितियों के कारण देश में महंगाई बढ़ने लगी थी और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। इससे देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। इस समय तक विरोधी दल देश की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे और साथ ही बुद्धिमान भी हो गए थे। उनको समझ आ गया था कि बार बार कांग्रेस के चुनाव जीतने और उनके चुनाव हारने का कारण उनके वोटों का बंटना था। अतः उन्होंने एकजुट होना शुरू कर दिया था। विरोधी दलों को एकजुट करने का काम समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने किया। उन्होंने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को चाहिए कि वे एक साथ आए ताकि गरीबों के हित में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। इसलिए 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसी दल एकजुट हो गए। व्यापक जन असंतोष और विरोधी दलों के एकजुट होने के माहौल में फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। इन चुनाव में पहली बार कांग्रेस को लगा कि जनता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसे लोकसभा की 520 सीटों में से 283 सीटें मिली थी। हालांकि उसे सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया था, लेकिन उसका वोट प्रतिशत घट गया था। कांग्रेस को इससे पहले इतने कम वोट और इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के बी सहाय चुनाव हार गए थे। इन नेताओं की चुनाव हारने से कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा था। राज्य विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को भारी धक्का लगा था। कांग्रेस 9 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, तथा केरल में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। उस समय आमतौर पर यह कहा जाने लगा था कि यदि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी केंद्र शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। कांग्रेस की इस दुर्गति ने लोगों को अचंभे में डाल दिया था। भारत के लोगों को केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार देखने की आदत पड़ गई थी। आम आदमी यह सोचता ही नहीं था कि कभी कांग्रेस को भी सत्ता से अलग किया जा सकता है। इसलिए 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी है। इन चुनाव के बाद यह लगने लगा था कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था। इन चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया था कि कांग्रेस को भी चुनाव में हराया जा सकता है। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार 9 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। इन 9 राज्यों में से मद्रास, जिसे तमिलनाडु कहा जाता है, एक ऐसा राज्य था जहां एक क्षेत्रीय पार्टी डीएमके ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। भारत के चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। यह पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। 1965 में जब हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग उठी तो दक्षिण भारत के राज्यों में, खासकर तमिलनाडु में इसका जोरदार विरोध हुआ। वहां डीएमके ने इस विरोध का नेतृत्व किया था। बाकी 8 राज्यों में भी गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई। 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में एक नई घटना गठबंधन की राजनीति का जन्म हुआ। क्योंकि 8 राज्यों में चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए
गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर गठबंधन बनाए। उस समय इस गठबंधन को संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया तथा ऐसी सरकार को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया, जबकि आजकल ऐसी सरकार को मिलीजुली सरकार कहा जाता है। लेकिन उस समय जो गठबंधन बने थे उनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना था। इसलिए अलग अलग विचारधारा होते हुए भी ये दल गठबंधन में शामिल हो गए। जैसे पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उसमें उस समय की दो परस्पर विरोधी दल अकाली दल मास्टर ग्रुप और अकाली दल संत ग्रुप शामिल थे। 1967 के चुनाव से दल बदल का भी जन्म हुआ। जब 8 राज्यों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों के एमएलए को अपने में मिलाने के लिए दल बदल करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय तक दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं बना था, इसलिए एक एक एमएलए ने कई बार दल बदल किया। इससे भारतीय राजनीति में एक नई वाक्य आया राम गया राम का जन्म हुआ। आया राम गया राम का वाक्य हरियाणा की देन था। यह वाक्य हरियाणा के तत्कालीन एमएलए गयालाल के कारण मशहूर हुआ। 1967 में गयालाल हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जब आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वे मुख्यमंत्री बनने के लालच में अपने साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़कर विरोधी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन ने राव वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। वह 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहले तो गयालाल कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस में वापस चले गए, लेकिन 9 घंटे बाद फिर से गठबंधन में शामिल हो गए। उनके गठबंधन में शामिल होने पर मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को बताया कि जो गया राम था अब आया राम है। इसके बाद से दल बदल के लिए आया राम गया राम का वाक्य प्रयोग होने लगा। बाद में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल विरोधी कानून पास किया गया। क्योंकि राज्यों में बनी गठबंधन सरकारों की कोई विचारधारा नहीं थी, इसलिए सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। जल्दी ही सरकारों ने बहुमत खो दिया और सरकारें गिर गई। इसके कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1967 के चुनाव में 9 राज्यों में कांग्रेस की हार ने कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी थी। हालांकि केंद्र स्तर पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद यह माना जाने लगा था कि कांग्रेस का दबदबा अब खत्म होने लगा था। चुनाव नतीजों के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे थे। अतः 1967 के चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी अलग पहचान बनाना और 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने जो जमीन खोदी थी उसे फिर से हासिल करना। ये दोनों काम इतने आसान नहीं थे। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का समूह था। ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन नेताओं को उम्मीद थी कि राजनीतिक मामलों में ज्यादा अनुभव न होने के कारण वह उन्हीं के इशारों पर चलेगी। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों में पार्टी के बाहर के लोगों को रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे लेकिन बड़ी सावधानी से सिंडिकेट को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सिंडिकेट की अनदेखी करना दोनों के बीच मतभेद बढ़ने का कारण बना। 1967 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की वकालत करनी भी शुरू कर दी। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरकार ने इन रियासतों के राजाओं को यह भरोसा दिलाया था कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा तथा सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। शुरू में यह व्यवस्था ठीक थी, लेकिन बाद में सरकार को यह बोझ लगने लगी। मोरारजी देसाई जो श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे, प्रीवी पर्स को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। वे प्रीवी पर्स को खत्म करना नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका मानना था कि यह रियासतों के राजाओं के साथ विश्वासघात करना होगा। इस बात को लेकर मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच मतभेद बढ़ गए और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने के कारण नई राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी हो गया।
सिंडिकेट ने बिना इंदिरा गांधी की सलाह के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन उस समय नीलम संजीवा रेड्डी से श्रीमती इंदिरा गांधी की अनबन चल रही थी, इसलिए इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। इससे इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद और बढ़ गए। जब कोई सहमति नहीं बनी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कहा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद का चुनाव दोनों के लिए अपनी अपनी ताकत दिखाने का मंच बन गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी करके कांग्रेस के सभी एमपी और एमएलए को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को वोट देने के लिए कहा। लेकिन दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। इस चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई जबकि वे आजाद उम्मीदवार थे और नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई जबकि वे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से क्रोधित होकर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके वफादारों को उनकी ही पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को असली कांग्रेस बताया और नवंबर 1969 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सिंडिकेट वाला समूह उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। सिंडिकेट वाली कांग्रेस ओ अर्थात ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर अर्थात रिक्विजनिस्ट। इन्हें पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस का भी नाम दिया गया। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन उन्होंने डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से अपनी सरकार को बचाए रखा। इस दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को चमकाने के लिए भूमि सुधारों को लागू किया। दिसंबर 1970 में अपने पक्ष में जनादेश प्राप्त करने के लिए उन्होंने 15 महीने पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया। यह एक साहसिक कदम था। फरवरी 1971 में लोकसभा के 5वें आम चुनाव हुए। इन चुनावों में दोनों दलों ने यह सिद्ध करके दिखाना था कि असली कांग्रेस कौन सी है। फरवरी 1971 में 15 महीने पहले ही 5वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। इन चुनाव में असली मुकाबला 1969 में दो फाड़ हुई कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के बीच था। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस की असली ताकत कांग्रेस ओ के पास है। इस चुनाव की एक खास बात यह भी हुई कि सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए एक चुनावी गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। लेकिन इस गठबंधन के पास मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई खास मुद्दा या कार्यक्रम नहीं था। इनका केवल एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी के पास एक खास मुद्दा था, गरीबी हटाओ। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, जबकि मैं देश में से गरीबी को मिटाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि रोटी, मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा। और गरीबी को केवल तभी हटाया जाएगा जब राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाएगा, संपत्ति की सीमा तय की जाएगी, भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाएगी, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। इंदिरा गांधी के इस नारे का भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बेरोजगार युवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस नारे से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए। 1971 के चुनाव परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर को इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। इन चुनाव में कांग्रेस आर को लोकसभा में 352 सीटें तथा 44% लोगों के वोट मिली, जबकि कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें मिली। इन चुनाव में मिली भारी भरकम जीत से इंदिरा गांधी ने सिद्ध कर दिया था कि जनता की नजरों में उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी के विरोध में विपक्षी दलों ने जो ग्रैंड अलायंस बनाया था वह भी धराशायी हो गया था। इस गठबंधन को 40 से भी कम सीटें मिली थी। इन चुनाव के तुरंत बाद 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश की स्थापना करवाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा भी आया जब पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत पर ही आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का श्रीमती इंदिरा गांधी ने डटकर सामना किया और पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बांग्लादेश बनवाया। इस युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्षी दलों के नेताओं तक ने उनके राजकौशल की प्रशंसा की। उन्हें गरीबों का हितैषी और मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाने लगा। अपनी पार्टी पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया। पार्टी के अंदर और बाहर कोई भी उनका विरोध करने वाला नहीं था।
राज्य के मुख्यमंत्री तय करने में भी उनकी राय चलने लगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस को न केवल पुनर्जीवित किया था बल्कि पुनर्स्थापित भी किया था। लेकिन इंदिरा गांधी के हाथों जो नई कांग्रेस बनी थी वह एक अलग किस्म की पार्टी थी। नई कांग्रेस पूरी तरह से अपने सर्वोच्च नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर आधारित थी। पुरानी कांग्रेस का प्रभाव जहां समाज के सभी वर्गों में था, वहीं नई कांग्रेस सिर्फ पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर निर्भर थी, क्योंकि इन्हीं वर्गों ने कांग्रेस को चुनाव में जितवाया था। पुरानी कांग्रेस में हर किसी की राय का सम्मान होता था, लेकिन नई कांग्रेस उन लोगों से दूर होती चली गई जो उससे अलग राय रखते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से स्थापित तो जरूर किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को भी बदलकर रख दिया था।